गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हमने आपको स्टूडेंट्स समांतर संधारित्र की धारिता के संयोजन के सूत्र का निगमन किया था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आए थे उनको सॉल्व किया था। एग्जाम में बताया था किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। इस वक्त जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना अभी जो फर्स्ट लेक्चर था न्यूमेरिकल्स का, जो धारिता का संयोजन, धारिता का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, उससे न्यूमेरिकल कुछ कम हो पाए। हमने सोचा कुछ क्यों ना और न्यूमेरिकल दिया जाए जो स्टूडेंट्स को उससे प्रॉफिट हो, एग्जाम में बैठते समय उन्हीं न्यूमेरिकल्स जो हम कराने का प्रयास करेंगे वो उन्हें एग्जाम में प्राप्त हो। तो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लेक्चर में मुझे महसूस हुआ, लगा कि एग्जाम में ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आते जाते हैं और बच्चों को हमने नहीं बताया। तो ये महसूस हुआ कि उन न्यूमेरिकल्स को भी कराया जाए, न्यूमेरिकल्स को बच्चों के सामने बताया जाए कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल को हम उन्हीं न्यूमेरिकल को कराने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हमने आज न्यूमेरिकल्स का दूसरा लेक्चर प्रिपेयर किया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो स्टूडेंट अधिक समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न परिपथ है, ये हमारे पास क्या है, परिपथ है। चाहो तो स्टूडेंट इस परिपथ को आप बड़ा बना लें, बड़ा बनाने शायद दिखने में दिक्कत होती होगी, तो मैं इसे लार्ज कर देता हूं। ये हमारे पास C1, इसका है 100 माइक्रोफैरड। ये है हमारे पास C2, इस पर है 200 माइक्रोफैरड। ये है C3, इस पर है 200 माइक्रोफैरड। और ये है C4, इस पर भी हमारे पास 200 माइक्रोफैरड। और ये हमारे पास A और B है जहां 200 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये हमारे पास प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2018 और 13 के रूप में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में इसमें तुल्य धारिता पूछ लेते हैं, कभी कभी हमारे पास जो हमने शो किया है इस प्रकार से भी एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन हमने जैसे लिखा है वैसे पूछे, चित्र इसी प्रकार का बनाएंगे, उसमें से किसी एक को पूछ लेंगे, कुल आवेश को पूछ सकते हैं, कुल ऊर्जा को पूछ सकते हैं, या कुल धारिता को पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद पहले हम क्वेश्चन को सही से समझेंगे और समझने के बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जवाब देते जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न परिपथ में ये हमारे पास कोई परिपथ है जिसमें ए और बी के बीच, ए और बी हमारे पास ये है जहां 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, पूरे परिपथ की एक धारिता निकालनी है, उसी को बोलते हैं तुल्य धारिता। ऑप्शन ए हमें कुल आवेश ज्ञात करना है, कुल आवेश कितना है इसमें, और हमें निकालने हैं संयोजन की कुल संचित ऊर्जा या कुल ऊर्जा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 और 2013 में आ चुका है। इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन की डिमांड है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन की भी डिमांड हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी। ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सवाल को आप कहां से किधर से हल करेंगे। क्या आप इसे जोड़ेंगे या इन दोनों को जोड़ेंगे या इसे इसको जोड़ेंगे या किसको जोड़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा क्रम लगेगा, कौन सा क्रम। अगर स्टूडेंट मैं मान लो यहां से धारा प्रवाहित करता हूं तो धारा हमारे पास इधर भी जाएगी, धारा हमारे पास इधर भी जाएगी, तो ये वाला पूरा सर्किट, ये वाला पूरा वायर और ये वाला पूरा वायर हमारे पास कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। क्योंकि धारा जहां बढ़ जाती है हमारे पास कौन सा क्रम होता है,
समांतर क्रम, क्योंकि धारा हमारे पास ए से जाने पर, पॉइंट ए से धारा जाने पर हमारे पास इधर डिवाइड हुई और इधर डिवाइड हुई, इसलिए हमारे पास ये और ये हमारे पास कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो स्टूडेंट ये और ये हमारे पास ये दोनों, क्योंकि इसमें धारा हमारे पास सीधी जा रही है, इसमें तुम्हारे पास ऐसे गई इतना वायर, और दूसरे वाले वायरों हमारे पास धारा बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं डिवाइड नहीं हो रही है। और जहां धारा डिवाइड नहीं होती है, जहां आगे से डिवाइड नहीं होता है, तुम्हारे पास वो कौन सा क्रम होता है, वो होता है श्रेणी क्रम। तो C2 और C3 हमारे पास श्रेणी क्रम में है, जबकि C1 और ये पूरा इन दोनों का संयुक्त रूप हमारे पास कौन सा क्रम है स्टूडेंट, वो है समांतर क्रम। तो स्टूडेंट काटा कहता है पहले C2 और C3 को हल करेंगे, उसका हमारे पास संयोजन का कुल धारता निकालेंगे, उसके बाद C1 और इन दोनों का जो मान आएगा उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद इन तीनों का हमारे पास एक मान आएगा, एक मान आने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इन तीनों का एक मान आएगा, उसको और इसको, क्योंकि हमें ए और बी के बीच निकालना है, जिसके बीच पूछता है न्यूमेरिकल, जिसके बीच पूछता है स्टूडेंट्स, अगर धारा की अगर बात करते, धारा हमारे पास ऐसे जाती ऐसे आती ऐसे जाती, तो हमारे पास क्या होता, हम सीधे कह देते हमारे पास कौन सा है, श्रेणी क्रम। लेकिन ना, न्यूमेरिकल से हमारे पास ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो स्टूडेंट इस पूरे के लिए हमारे पास जो धारता का मान आएगा और इसका मान आएगा, उन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, उन दोनों को हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में। उन दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उन दोनों को जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं C1 और C3, C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं। तब C2 और C3 हमारे पास कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम में है, और दो हमारे पास संधारित्र हैं। हमारे पास धारता का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, दो हमारे पास, लेकिन हमने क्या है, हमारे पास C2 है और दूसरा हमारे पास C3 है। दो हमारे पास कौन सी क्रम है स्टूडेंट, ये हमारे पास श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का दो संधारित्र हमारे पास फार्मूला होता है C2 प्लस C3। हमारे सवाल में हमने ऑलरेडी C2 C3 मान चुके हैं, तो हम C1 C2 लिखना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन हमने C2 और C3 क्वेश्चन में है, तो क्या दिक्कत है, C2 C3 मानेंगे। हमारे पास है तो दो ही हमारे पास। हमारे पास C2 का मान हमारे पास 200 है और C2 का मान हमारे पास कितना है, 200 माइक्रोफैरड, दोनों का मान 200 माइक्रोफैरड है। तो आइए स्टूडेंट इसका मान रखते हैं, 200 इसका है और 200 इसका है, 1/C। हमारे पास हर कैसे हैं, समान है, हर समान है, तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, 200 होगा। अब इसे हल करेंगे, एलसीएम हमारे पास 200 है, तो जैसे हमारे पास लासा हमारे पास है, हर समान हो तो ऊपर वाले का जैसे की तैसे, यानी 1 + 1, 1/C, एक और एक हमारे पास हो गया 2/200, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास 1/C बराबर आया 1/100, अंश बटे हर, और हर हमारे पास अंश कैसे हैं, समान है, अंश बटे हर, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हमारे पास क्या करते हैं स्टूडेंट, हर बराबर हर लिख लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है हमारे पास C बराबर हमने लिख दिया स्टूडेंट सीधे 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड इसलिए क्योंकि इनका मान हमारे पास किसमें है, माइक्रोफैरड में है। ये हमारे पास इस पूरे का मान हमारे पास स्टूडेंट कितना आया, 100 आया। अब हम इसका एक चित्र बनाते हैं, यही एक छोटा सा चित्र बनाते हैं स्टूडेंट। इसका आया 100 माइक्रोफैरड, ये C1 है, इसको मान लिया हमने, ये भी हमारे पास कितना है 100 माइक्रोफैरड है, और ये हमारे पास 200 माइक्रोफैरड है, और ये हमारे पास ए रहा, ये हमारे पास बी रहा, जहां 200 वोल्ट की हमारे पास क्या है, बैटरी है। इसको, ये हमारे पास C4 है, इसको मान लेते हैं हम क्या, डैश मान लेते हैं, इसको डैश मान लेते हैं, हल डैश। तो हमारे पास C डैश का मान हमारे पास कितना आया, 100 माइक्रोफैरड। अब इसे स्टूडेंट हल करेंगे, तो हमारे पास धारा डिवाइड करने पर धारा हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, तो ये वाला और ये वाला, यानी हमारे पास ये जो C1 है, ये वाला C1 और हमारे पास C डैश कौन से क्रम में होगा, हमारे पास समांतर क्रम में होगा। हमारे पास C डैश और C1 हमारे पास कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों के लिए हम क्या लेंगे, समांतर क्रम का फार्मूला, तो लिखते हैं तब C1 व C डैश समांतर क्रम में हो तब
तो उसे मान लेते हैं सी डबल डैश। जो हमारे पास समांतर क्रम में है उन जोड़ों को, दोनों को टोटल जोड़ने पर हमारे पास जो धारता है उसे क्या मान लेते हैं सी डबल डैश। तो सी डबल डैश बराबर हमारे पास समांतर क्रम का फार्मूला होगा सी वन प्लस सी डैश, यानी इसको इसको दोनों क्या कर देंगे, सीधे जोड़ देंगे। ये हमारे पास समांतर क्रम का फार्मूला है। C1 का मान हमारे पास 100 है, इसका भी मान हमारे पास 100 है। 100 और 100 हमारे पास हो गया स्टूडेंट 200 माइक्रो फैरड, 200 माइक्रो फैरड। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आया, 200 माइक्रो फैरड आया। अब हम इसका चित्र बनाना चाहें तो ऊपर वाले को केवल पूरा बना के इसको केवल इतना बना देंगे और नीचे वाला जैसे का तैसा रहे। यानी कहने का तात्पर्य है ये हमारे पास सी डबल डैश है, इसका मान आया हमारे पास 200 माइक्रो फैरड और इसका मान हमारे पास सी है, ये भी हमारे पास कितना है 200 माइक्रो फैरड। तो ये हमारे पास कौन से क्रम में है, ये हमारे पास इसका मान 200 माइक्रो फैरड आया, ये रहा। क्योंकि इन दोनों को संयुक्त जोड़ने पर हमारे पास मान कितना आ रहा है 200 आ रहा है। इसका मान ऑलरेडी 200 है तो ये 200 रहा। हमें ए और बी के बीच निकालने हैं, जिसके बीच हमारे पास क्या है 200 वोल्ट की बैटरी है। 200 वोल्ट की हमारे पास क्या है बैटरी है। तो स्टूडेंट आप इतना नोट करें, नोट करें थोड़ी सी। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है। स्टूडेंट आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास फिगर आया इसका, ये रहा हमारे पास सी डबल डैश 200 माइक्रो फैरड, C4 200 माइक्रो फैरड, ए बी 200 वोल्ट। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि ये दोनों कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में स्टूडेंट। अगर हम धारा प्रवाहित करें तो मान लो मैंने धारा ए से प्रवाहित करी, धारा हमारे पास इधर गई, धारा हमारे पास इधर गई और ऐसे आई। कहीं इन दोनों के बीच धारा कहीं डिवाइड हुई, कहीं इन दोनों के बीच धारा हमें डिवाइड होती दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट ये सी डबल डैश और C4 हमारे पास कौन से क्रम में होंगे, C4 और सी डबल डैश हमारे पास होंगे स्टूडेंट श्रेणी क्रम में। C4 और सी डबल डैश हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट श्रेणी क्रम, क्योंकि इसमें धारा कहीं इधर भी जाए तो इधर से जैसी आकृति है उसी के अनुसार हमारे पास धारा बह रही है। लेकिन हमारे पास जहां ऐसी आकृति थी, अगर यहाँ कर रहे थे तो हमारे पास धारा इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, तो तुम्हारे पास इन दोनों में धारा डिवाइड हुई थी। इससे हमारे पास क्या था, ये समांतर क्रम था। लेकिन धारा हमारे पास यहाँ डिवाइड ना होने के कारण सी डबल डैश और C4 हमारे पास स्टूडेंट श्रेणी क्रम में है। तो लिखते हैं C4 बा सी डबल डैश C4 श्रेणी क्रम में हो तब ए व बी के बीच तुल्य धारता, उसे लिखते हैं CT तुल्य धारता। तो हमारे पास श्रेणी क्रम का फार्मूला 2 है। 2 के लिए हमारे पास क्या हुआ है 1/CT प्लस 1/C1 1/C, ये हमारे पास एक 4 है और एक हमारे पास क्या है डबल डैश है। चाहे आप C1 C2 लिखें, लेकिन हमारे पास 2 है तो हमें 2 लिखना है और हमने 2 ऑलरेडी क्या मान चुके हैं, एक को C डबल डैश एक को C4, तो उसी के अनुसार आप हम मान रखेंगे। 1/C4 का मान हमारे पास 200 है प्लस C डबल डैश का भी मान हमारे पास कितना है 200 है। अंश बटे हर हर हमारे पास कैसे है डियर स्टूडेंट, हर हमारे पास समान है, हर हमारे पास समान है तो लासा हमारे पास है वो क्या होगा 200 होगा। ये 200 हो गया। अब लासा हमारे पास 200 हो गया तो ऊपर वाले को जैसे कि तैसे लिख लेंगे, यानी 1 + 1 1 और 1 2/200, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 1/C टोटल धारता 1/100 अंश बटे हर हर बराबर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, हर लिख लेंगे।
तो अब लिखेंगे C बराबर 100 माइक्रो फैरड। C बराबर लिखेंगे हम 100 माइक्रो फैरड। तो हमारे पास जो टोटल धारता है स्टूडेंट, टोटल धारता हमारे पास कितनी आई स्टूडेंट? 100 माइक्रो फैरड, 100 माइक्रो फैरड। टोटल धारता हमारे पास स्टूडेंट कितनी आई? 100 माइक्रो फैरड। आप इसे नोट्स करिए। तो हमारे पास ए और बी के बीच क्या हुई स्टूडेंट? तुल्य धारता आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है? ए और बी के बीच हमारे पास कुल आवेश निकालना है। कुल आवेश आपको ज्ञात करना है, तो मैं इसे क्या कर देता हूं, सबको रफ कर देता हूं। कुल आवेश और हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। मुझे क्वेश्चन याद है, तो मैं इतने मैटर को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका पार्ट 1 हल करेंगे। कुल आवेश Q, C बराबर हमारे पास होता है Q बटे V। हमारे पास कुल आवेश यानी टोटल चार्ज, तो हमारे पास Q का मान निकालेंगे, इसको मान लेंगे 1Q एकम Q बराबर CV। तो हमारे पास टोटल विभव रखना होगा, टोटल धारता रखनी होगी, टोटल चार्ज निकाल रहे हैं। टोटल आवेश निकालने के लिए टोटल धारता यानी कुल धारता और कुल विभव चाहिए हमारे पास। कुल विभव हमारे पास कितना था? 200 वोल्ट। और टोटल धारता हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? 100 माइक्रो फैरड, यानी 100 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस के 6 और फैरड फैरड। ये हमारे पास C का मान रखना है और B का मान हमें ये रखना है, तो रखते हैं स्टूडेंट। C का मान हमारे पास है 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस के 6। टोटल विभव हमारे पास कितना है? 200 है। 200 की गुणा 100 से करेंगे 10203040, 10203040, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6 लिखा, 10203040, 10203040। अब 2 की गुणा 1 से कर दो, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 2 3 4, 10 की पावर माइनस के 6, 2 गुणा, और इसको सीधे हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 4 जीरो है, तो 10 की पावर माइनस के 4, 6 में से 4 गया बच्चा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 2। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। हम चाहते हो डायरेक्ट हमारे याद रखना स्टूडेंट, जितनी हमारे पास ये घातें क्या होंगी? प्लस की होंगी, और प्लस की घातों से हमारे पास 4 जीरो की वजह से हमारे पास 6 में से 4 घातें क्या हो जाती है? हमेशा कम हो जाती है। 4 जीरो होने की वजह से हमारे पास पावर 6 है माइनस की, उसमें से हमारे पास पावर माइनस की है, तो 4 घातें क्या होंगी? कम होंगी। अगर हमारे पास पावर प्लस की होती तो हमारे पास 4 घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती। तो हमारे पास टोटल आवेश आया स्टूडेंट हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 कूलम। अब हमें निकालना है स्टूडेंट क्या? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा है टोटल एनर्जी 1/2 CT VT का स्क्वायर, यानी CV स्क्वायर होता है 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट? C का हमारे पास जो मान है वो मान है हमारे पास स्टूडेंट 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और जो हमारे पास V का मान है हमारे पास, V का जो हमारे पास मान है स्टूडेंट्स वो है 200 वोल्ट, यानी 200 गुणा 200, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और B का मान हमारे पास 200 है, तो उसे 2 बार लिखा जाएगा। चाहते हैं आप इसे ऐसे लिखें, इसे हल करेंगे तो हमारे पास 1/2, इन 2 जीरो की वजह से हमारे पास 2 घात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारे पास बचा 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि हमारे पास 100 इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 से हमारे पास 6 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा? माइनस के 4।
और 200 को हम स्क्वायर है, इसको दो बार ले सकते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। इन जीरो की वजह से हमारे पास पावर माइनस की 4 क्या हो जाएगी, बिल्कुल कैंसिल। इन जीरो की वजह से हमारे पास पावर माइनस की हमारे पास 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, सी सीधे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की 10 की पावर 4 होगी, माइनस की हमारे पास 4 होगी। हमारे पास बचा 1/2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 एकम 2। तो हमारे पास ऊर्जा का मान आया स्टूडेंट, ऊर्जा का मान आया हमारे पास 2 जूल। तो ऊर्जा का हमारे पास स्टूडेंट जो मान आया वो आया हमारे पास 2 जूल। तो स्टूडेंट ये रहा इस टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। तो स्टूडेंट आप चाहें तो वीडियो को पुश करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो हमारे पास क्या है, संकेंद्री गोले हैं, दो संकेंद्री गोले, दो संकेंद्री गोलीय चालकों को विद्युत रोधी आलम्बों के द्वारा, विद्युत रोधी आलम्बों के द्वारा रोका गया है। से मिलकर एक संधारित्र बनाया गया है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, धारिता ज्ञात करना है। दो संकेंद्री गोलों का मतलब हमारे पास स्टूडेंट इस प्रकार से है। इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, जब भी इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल्स देंगे तो जहां जहां तक डायग्राम शो करके देते हैं। मान लो हमारे पास एक गोला ये और दूसरा इसके अंदर गोला ये, दो संकेंद्री का मतलब है दो गोले जिनका केंद्र हमारे पास क्या हो, एक हो। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास क्या है, R2 है। कोई इसकी हमारे पास क्या होगी, गोले की पहले गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या है, R1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या है, R2 है। पहले गोले को हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले गोले की सतह पर हमारे पास क्या है, माइनस माइनस आवेश है और दूसरे गोले की सतह पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू क्या है हमारे पास, आवेश है। हमें इसके लिए क्या निकालना है स्टूडेंट, पूरे गोलीय चालक के लिए क्या निकालना है, धारिता निकालना है, धारिता निकालना।
जिसकी त्रिज्या हमारे पास पहले गोले के लिए हमारे पास त्रिज्या हमारे पास R1 है, जबकि दूसरे गोले के लिए हमारे पास त्रिज्या R2 है। संकेंद्रीय गोले उन्हें कहते हैं ऐसे दो वृत्त या उससे अधिक वृत्त जिनका केंद्र हमारे पास क्या हो, एक हो, उन्हें कहते हैं संकेंद्रीय। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, धारता निकालनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का बुक्स का सवाल है, 2019 में पूछा जा चुका है, 2019 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R1 है उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, पहले हम कुछ ना कुछ निकालेंगे। पहले हमारे पास उसके लिए विभव निकालना होगा, फिर दूसरे बड़े वाले गोले जिसकी त्रिज्या R2 उसको विभव निकालेंगे, फिर कुल विभव निकालेंगे। फिर धारता निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V। उसमें रखकर सारे मान क्या कर देंगे स्टूडेंट, हल करके हमारे पास टोटल धारता प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं R1 त्रिज्या के लिए विभव। R1 त्रिज्या वाले गोले का विभव, उसे मान लिया हमने स्टूडेंट्स क्या, उसे मान लिया V1। जिसकी त्रिज्या R1 है उसका विभव हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, V बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। R1 त्रिज्या के लिए हमारे पास त्रिज्या क्या है, R1 है, तो R1 है। Q हमारे पास कैसा है स्टूडेंट, माइनस क्यू, क्योंकि हमारे पास विभव अदिश राशि है तो इसका मान माइनस क्यू रखना पड़ेगा आपको। और जो विभव हमने क्या माना है, वो माना है V1। तो हमारे पास V1 बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q बटे R1। माइनस के चिन्ह को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास आएगा V1 बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1। Q बटे हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, R1। तो हमारे पास स्टूडेंट V1 का मान आया माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1। इसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, जिसकी त्रिज्या R2 है उसके लिए निकालेंगे जो R1 वाली त्रिज्या के लिए हमारे पास चार्ज क्या था, आवेश हमारे पास माइनस क्यू था। R2 वाली त्रिज्या के लिए हमारे पास चार्ज क्या है, प्लस क्यू। तो लिखते हैं अब R2 त्रिज्या वाले गोले का विभव, उसे मानते हैं V2। V2 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। क्या होगा हमारे पास, Q बटे R2। हमारे पास चार्ज प्लस का है, प्लस का लिखिए, जिसकी त्रिज्या हमारे पास R2 है, R2 लिखी। ये हमारे पास हो गए 2। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कुल विभव। V हमारे पास होगा V1 प्लस V2। तो V बराबर हमारे पास होगा V1 प्लस V2। V1 का मान हमारे पास माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1 प्लस V2 का मान हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। दोनों में हमारे पास Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1/R1, वो भी किसका, माइनस का, प्लस यहाँ क्या बचा 1/R2, क्योंकि इतना मान हमारे पास क्या है, दोनों में सेम है। कॉमन किया तो हमारे पास होता है माइनस के 1/R1 प्लस के 1/R2। इसे हल करेंगे तो V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस के R2 हो गया, प्लस ये हमारे पास प्लस का R1 बटे R1 इंटू R2। इसे हम लिखना चाहें तो V बराबर लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिखेंगे माइनस वाला प्लस वाला, फिर लिखेंगे माइनस वाला बटे R1 इंटू R2। पहले एक बार चेक कर लिया जाए कि कैमरे में इतना शो हो रहा है,
तो हमारे पास पहले हमने लिखा प्लस वाला, फिर लिखा माइनस वाला, R1 बटे R2 ऐसे ही। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है धारता। धारता निकालनी है तो लिखेंगे कुल धारता। C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे V। V का मान इस V की जगह रखो स्टूडेंट, Q ऐसे ही V का मान हमारे पास Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस के R2 बटे R1 इंटू R2। ये दो अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये पूरा हर हमारे पास कहां जाएगा, इतना ये और ये हमारे पास कहां जाएगा ऊपर, और ये अपनी जगह रहेगा। तो हमारे पास हो गया C बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटे Q R1 माइनस के R2। Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास अब हमारे पास स्पेस कम है, तो इस Q को यहीं से यहीं काट देते हैं, तो Q को यहां लिखने की कोई आवश्यकता ना होगी। तो हमारे पास C का मान आया स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस के R2। ये हो गया हमारे पास क्या स्टूडेंट, फैरड। ये हमारे पास क्या हो गया, फैरड। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल धारता हमारे पास आती है स्टूडेंट C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे ब्रैकेट में R1 माइनस के R1 माइनस R2 फैरड। ये हमारे पास C टोटल धारता। अगर इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की बात करता तो सीधे हम क्या लिखते हैं, यहां लिखते K। क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या लिखते हैं हम, K लिखते हैं। दोनों का हमारे पास परावैद्युत पदार्थ अगर इस गोले का अलग होता, इसका अलग होता, तो ये मान K K2 K1 अगर यहाँ रखते तो K का मान यहाँ रखते, पहले गोले के लिए K1 यहाँ रखते और इसका यहाँ रखते। अगर इसका हम K1 मानते, इसका K2 मानते, तो यहाँ K1 लिखते, यहाँ K2 लिखते। अगर दोनों का हमारे पास परावैद्युतांक सेम होता तो हम सीधे क्या लिखते, यहाँ लिखते K। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास सवाल और ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको अब रफ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, संलग्न चित्र में दो प्लेटों का क्षेत्रफल A व प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ऐसे मान लो हमारे पास क्या है, ये प्लेटें हैं, इनके बीच प्रत्येक का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, A है। मान लेते हैं इस प्लेट का हमारे पास जो परावैद्युतांक है वो K1 है, इसका हमारे पास क्या है, K2 है, और दो प्लेटों का क्षेत्रफल रिमूव करना पड़ेगा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्रमशः A/3 व 2A/3 है, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी D है।
तो संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? टोटल इसके संयोजन की हमें क्या निकालना है? कुल धारिता। चित्र हमारे पास ऐसे दिया है, इनकी बीच की दूरी हमारे पास इसकी डी है, इसकी डी है, यहां से यहां तक का हमारे पास एरिया a/3 है। इस पर माइनस माइनस है तो इस पर प्लस 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 प्लस, यहां से यहां तक के हमारे पास 2a/3 है। इसका क्षेत्रफल हमारे पास 2a/3 है और इसका हमारे पास a/3 है। इसका परावर्तक हमारे पास k1 है, इसका हमारे पास k2 है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? d है। इन दोनों को टोटल जोड़ने पर हमारे पास धारिता कितनी आती है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका परावर्तांक k1 है उसके लिए निकालते हैं धारिता। यहां लिखो हल। परावैद्युतांक k1 वाले प्लेटों की धारिता। हमारे पास स्टूडेंट तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक हो तो इतनी होती है। हमारे पास क्या होती है? इतनी होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ K की जगह हमारे पास K1 रखना होगा, A की जगह आपको a/3 रखना होगा, लेकिन D हमारे पास सेम है। तो लिखते हैं स्टूडेंट, इसे मान लेते हैं हम C1। इसके लिए धारिता निकालेंगे, उसको मानेंगे C1, इसे मानेंगे C2। तो C1 बराबर हमारे पास होगा K1 F(0)A। A का मान a/3/d। इसे हल करेंगे तो C1 बराबर K1 F(0)A, ये 3 खा जाएंगे इसके गुणा में, यानी 3D। तो हमारे पास प्लेट हमारे पास जिसका परावर्तांक k और क्षेत्रफल a/3 है, उसके लिए हमारे पास धारिता आई C1 बराबर K1 F(0)A/d। हमें करना क्या है? इसकी धारिता, इसकी धारिता, और इन दोनों को जोड़कर हमें क्या निकालनी है? टोटल धारिता निकालनी है। स्टूडेंट क्या निकालनी है? टोटल धारिता। अब हम निकालते हैं K2 वाले परावैद्युत पदार्थ की धारिता, वो है हमारे पास C2 बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट, C2 बराबर हमारे पास होगा, फार्मूला वही है, लेकिन इसका परावर्तन क्या है? हमारे पास K2 है, K2 F(0)A, और A का मान हमारे पास है 2a/3/d। ये हमारे पास 3 का जाएगा इसके गुणा में, तो हमारे पास K2 बराबर हो गया F(0) 2a/3d। ये हमारे पास आई C2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास C1 का मान आया, ये हमारे पास आया C2 का मान। अब हमें क्या है स्टूडेंट? इन दोनों के संयोजन की क्या निकालनी है? कुल धारिता निकालनी है। इन दोनों के संयोजन की हमें क्या निकालनी है? कुल धारिता निकालनी है। तो स्टूडेंट इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कौन से क्रम में स्टूडेंट? ये और ये हमारे पास कौन से क्रम होंगे स्टूडेंट? समांतर क्रम में, क्योंकि ये प्लेट अलग अलग है हमारे पास, इसकी धारा अलग, इसकी धारा अलग होगी, इसलिए हमारे पास कौन से क्रम है? ये हमारे पास है समांतर क्रम है। तब लिखते हैं, तब संयोजन की तुल्य यानी कुल धारिता C बराबर हमारे पास होगा C1 प्लस C2। C1 का मान K1 F(0)A/d 3D प्लस C2 का मान K2 F(0)2a/3d। इसे हल करेंगे स्टूडेंट। इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या है? इसमें हमारे पास कॉमन F(0)A और 3D, F(0)A/3D। तो यहां से F(0)A/3D हमारे पास कॉमन है। यहां बचा हमारे पास K1, यहां बचा हमारे पास 2K2। हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट? हमारे पास बचा 2K2।
टू, मात्रक इसका क्या होगा, फैरड। तो स्टूडेंट जो हमारे पास प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच हमारे पास जो धारता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला आया सी टोटल बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे 3d प्लस k1 प्लस 2k2 2k2, ये हमारे पास इसकी धारता है। नोट्स करें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम लेवल का सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, कुछ भी इसकी डिमांड भी है, इस बार के एग्जाम में इसकी डिमांड भी है। नोट्स करें स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि एक प्लेट हमारे पास ये है, एक प्लेट हमारे पास ये है, ये रहा ए, ये रहा बी, प्रत्येक प्लेट का हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इनका क्षेत्रफल हमारे पास ए है, और इस हमारे पास प्रत्येक के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, इसकी भी डी, इसकी भी डी, इसकी भी डी। तो हमारे पास इसमें पूछता है संयोजन की कुल धारता हमारे पास क्या होगी, ए और बी के बीच हमारे पास कुल धारता क्या होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्लेट एक, ये हमें ए और बी के बीच निकालना है। तो स्टूडेंट ए और बी के बीच एक प्लेट हमारे पास ये है, ए और बी के बीच हमारे पास एक प्लेट ये है। क्वेश्चन पूछता है कि इसका भी क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ए है, इसका भी ए, इसका भी ए, यानी क्वेश्चन कहता है कि दो हमारे पास, ये हमारे पास चित्र में समांतर प्लेटें हैं जिनके प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है और जिनमें प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, डी है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन ए और बी के बीच क्या निकालना है, आपको तुल्य धारता निकालनी है। तुल्य धारता निकालने के लिए स्टूडेंट सोचने वाली बात यह है, हमें ए और बी के बीच निकालनी है, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच हमारे पास पहली प्लेट हमारे पास एक ये है और दूसरी प्लेट हमारे पास ये है। इसी प्रकार बी की प्लेट हमारे पास एक ये है, एक ये है। तो हम ए और बी के बीच निकालेंगे तो ए की प्लेट और बी की प्लेट एक हमारे पास ये हो गई, एक बी की प्लेट और ए की प्लेट हमारे पास ये हो गई। तो इन दोनों को हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इनका धारता निकालेंगे। इसकी धारता हमारे पास क्या होगी प्लेटों की, इसकी हमारे पास आती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। इसकी निकालेंगे, दोनों का हमारे पास क्या होगा, इसका भी सेम होगा, इसे मान लो C1, इसे मान लो C2, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब आपको क्या निकालना है, संयोजन की कुल धारता निकालनी है। संयोजन की कुल धारता निकालनी है, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, इसमें धारा हमारे पास अलग होगी, इसमें धारा हमारे पास क्या होगी, अलग होगी। तो इन दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C हमारे पास होगा C1 प्लस C2। इसका मान हमारे पास, इस प्लेट का मान हमारे पास इतना है, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। इसका मान हमारे पास कितना है, इसका मान हमारे पास इतना है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अगर इनका परावर्तांक दे तो परावर्तांक का भी मान रख देंगे, लेकिन अगर सवाल में परावर्तांक दिया है तो रखेंगे और नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। हल करेंगे, हमारे पास हर कैसे हैं, समान है, एलसीएम हमारे पास जी हो जाएगा, ऊपर वाले को जैसे ही तैसा, यानी एक और एक हमारे पास हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी फैराड। ये हमारे पास इन दोनों प्लेटों को हो गया। अगर मैं इस डायग्राम को क्या कर दूं स्टूडेंट, चेंज कर दूं, अगर मैं इसी डायग्राम को चेंज कर दूं स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन हमसे ए और बी के बीच पूछ रहा है। हमारे पास वैसे प्लेट, हमारे पास एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, समांतर प्लेट ये, समांतर संधारित्र प्लेट ये, समांतर संधारित्र प्लेट ये, समांतर संधारित्र प्लेट ये, बट हमसे ए और बी के बीच पूछा है। तो ए बी के बीच हमारे पास एक प्लेट आ रही है, एक बी के बीच हमारे पास ये प्लेट आ रही है, लेकिन ये वाली प्लेट हमारे पास ए और बी के बीच नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें केवल इसके और इसके बीच निकालनी होगी धारता, जो हमारे पास आती है C बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अगर दोनों के परावर्तांक दे तो खाली मान रख देंगे, अगर इसका K1 दे रहे हैं तो K1, इसका K2 दे रहे हैं तो इसका K2, बस मान रख देंगे। ये हमारे पास क्या होगी धारता। अगर इस चित्र को मैं ऐसे बनाऊं स्टूडेंट्स, ये रहा ए, ये रहा बी, क्वेश्चन वही है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी ए। अब बताओ ए और बी के बीच धारता कितनी होगी, ए और बी के बीच। तो स्टूडेंट हमारे पास एक प्लेट हमारे पास ए की ये रही और बी की ये रही, एक धारता हमारे पास इसकी होगी, इसकी धारता हमारे पास कितनी होगी, सी, इसे मानते हैं C1। C1 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी।
इसके बीच हमारे पास दोनों क्वेश्चन खुद का आएगा। थ्योरी में हमारे पास थ्योरी में हमारे पास दी होगी संगमन चित्र अनुसार हमारे पास प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी d है, तो संयोजन की कुल धारता ज्ञात कीजिए। और इसका क्षेत्रफल हमारे पास, इसके हमारे पास धारता C1 बराबर FL0 A बटे D, हमने इसको D माना। ये भी हमारे पास प्लेट A है और ये भी हमारे पास B है, ये प्लेट हमारे पास B है, ये हमारे पास प्लेट है, तो हमें इसके भी बीच निकालना होगा। इसको मान लेते हैं हम C2, तो C2 बराबर हमारे पास कितना हुआ, इतना ही होगा FL0 A बटे D। ये भी हमारे पास प्लेट ए थी, ये भी हमारे पास प्लेट बी थी, इसके बीच निकाल लिया। यहाँ हमारे पास क्या है, प्लेट बी है, प्लेट ए है, इसके भी बीच निकालना है। और तीसरा हमारे पास इसके भी बीच निकालना है। क्यों? क्योंकि प्लेट हमारे पास एक ए है और दूसरी प्लेट हमारे पास किसकी है, बी की है, तो इसका भी हमारे पास वो होगा C3 बराबर हमारे पास होगा FL0 A बटे D। लेकिन हमने यहाँ चित्र माना था, तो हमारे पास चित्र इस प्रकार से था, ए और बी, एक प्लेट हमारे पास ये थी, लेकिन ये वाली जो प्लेट है वो भी हमारे पास बी की है, ये भी बी की है, ये बी से ज्वाइंट है, तो हमारे पास ए और बी के बीच पूछ रहा है, लेकिन हमने कहा निकाले थे हम बी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास तीनों को हमारे पास कौन से क्रम में, ये समांतर क्रम में है। जब तुल धारता निकालेंगे तो C बराबर लिखेंगे C1 C2 प्लस C3। C1 का मान FL0 A बटे D, इसका मान FL0 A बटे D, इसका मान FL0 A बटे D। तीनों के हर हमारे पास कैसे हैं, सेम है, तो हमारे पास लासा होगा D। एक FL0 है, दूसरा FL0 है, तीसरा FL0 है, तो हमारे पास हो गया 3FL0 A बटे D फैरड। अगर इनकी धारता हमारे पास, अगर इसके परावर्तन अलग अलग देता तो सारे मान अलग लगते, फिर इसमें से कॉमन करते। अगर जैसा सवाल होगा वैसे ही सवाल का क्या करेंगे स्टूडेंट, जवाब देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जरूर इनका रिवीजन करें, वरना एग्जाम में शायद आपको पछतावे का आभास हो, एग्जाम होने के बाद आपको पछतावा महसूस हो, तो आप ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको एग्जाम होने के बाद पछतावा हो। प्रत्येक सवाल का रिवीजन रखें स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स।